तो ये हम लोग कल पढ़ चुके थे टाइड बाइंडिंग का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और अब फटाफट से उसका डेरिवेशन भी हम लोग आज करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट के टाइड बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन, वेयर इज इट, ठीक है। So let's start with the टाइड बाइंडिंग, ठीक है। हाँ, तो कल का जो लास्ट था वो मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ गया। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट? मिल गया, ठीक है। तो कल मैंने आपको वेव फंक्शन लिखवाया था, कल मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था। मैंने आपसे कहा था कि टाइड बाइंडिंग में क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स होते हैं, एक एटम्स का बंच होता है जिसमें किसी भी एक एटम के ऊपर उसके नियरली एटम्स का भी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे एटम्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, तो हम लोगों ने एक श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी और उस इलेक्ट्रॉन का एक कंबाइंड वेव फंक्शन लिखा था, ठीक है। तो कल का जो लास्ट हमारे पास वेव फंक्शन था किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो आर डिस्टेंस पर अवेलेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो आर डिस्टेंस पर अवेलेबल है या आर पोजीशन पे जिसकी पोजीशन वेक्टर है, उस पर इफेक्ट हो रहा है जेथ एटम का। जेथ का मतलब होता है बहुत सारे एटम्स, आसपास के जितने भी एटम है ना, तो जे बराबर 1 2 3 ये सब आप ले सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल समथिंग एंड साइन, यू कैन से दैट आर माइनस आर जे, ठीक है। ये वाली बात पड़ जाती है क्योंकि मैंने कल आपको लिखवाया था एक चीज, रिजल्टेंट वेव फंक्शन में जो आपको लिखवाया था कल, वो ये था कि साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ जे एंड सी जे साइन आर माइनस, क्योंकि उस पर डिस्टेंस का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था मेरे पास नॉर्मली के आर माइनस आर जे, यही था कल वाला वेव फंक्शन जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था। मैंने आपसे कहा था सी जे जो होता है वो कोफिशिएंट रिक्वायर्ड फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, और आर माइनस आर जे डिस्टेंस बिटवीन द जेथ एटम एंड इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा कि ब्लॉक ने एक बात बोली थी कि ये जो फैक्टर होता है ना, इसका वैल्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर होता है अकॉर्डिंग टू योर ब्लॉक, ठीक है ना। सो दिस वेव फंक्शन, this wave function described by block, this wave function described by block। तो ब्लॉक ने एक बात बोली थी कि ये जो फैक्टर है सी, वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर जे होता है। तो ये जेथ एटम की बात है, अगर आपके पास किसी इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका हमें स्टडी करना है, इसके ऊपर अगर जेथ एटम का इफेक्ट होता है तो ये होता है जेथ, मतलब 1 का भी होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा। तो जितने भी आसपास उसके एटम्स है सबका इफेक्ट होगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, समेशन लगा दिया। सो व्हेन पीरियोडिक पोटेंशियल इज एट एल्थ एटम, अब ब्लॉक ने तो ये भी डिफाइन किया था पीरियोडिक पोटेंशियल। सो व्हेन periodic potential is at nth एटम, मान लो nth एटम पर इफेक्ट हो रहा है पीरियोडिक पोटेंशियल का, सो वी कैन राइट साइन, क्योंकि हम जानते हैं कि वेव फंक्शन पर पीरियोडिक पोटेंशियल का इफेक्ट होता है। मान लो nth एटम के ऊपर आपके पास में अवेलेबल है पीरियोडिक पोटेंशियल, तो उसका भी इफेक्ट होगा वेव फंक्शन के ऊपर, लाइक दिस, ठीक है ना। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द
पीरियोडिक पोटेंशियल ऑन द वेव फंक्शन, इसको 3 नंबर नाम दो, इसको 2 नंबर नाम दो। एक चीज समझना, इक्वेशन नंबर 2 ये बात बोलती है कि आप जिस इलेक्ट्रॉन का स्टडी कर रहे हो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरे मतलब पहले एटम, दूसरे एटम, तीसरे एटम, तो जिसका स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर बाकी अदर एटम्स का इफेक्ट हो रहा है। वो तो इक्वेशन नंबर 2 बता रहा है। और इक्वेशन नंबर 3 ये बात बता रहा है कि आप जिस इलेक्ट्रॉन का स्टडी कर रहे हो या फिर जिस एटम का स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर पीरियोडिक पोटेंशियल का इफेक्ट हो रहा है। सो इक्वेशन नंबर 3 इज द इफेक्ट ऑफ द पीरियोडिक पोटेंशियल ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, and equation number 2 describe the effect of other atoms of that electron. Now equation 2 has a property of block function. कहाँ से लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 2? ब्लॉक फंक्शन से लिखा है। इक्वेशन 2 has a property of block function. And this can be shown by translation over any other position RL। ठीक है, तो किसी दूसरी पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये ट्रांसलेशन को शो करेगा। सो वी कैन राइट इक्वेशन 3। सो we can write equation 3 in equation 3 RL is the position vector of other atoms. RL is the position vector of other atom. अब मुझे आपको एक बात समझा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग, मुझे लग नहीं रहा कि इसको समझ पा रहे हो। ठीक है, तो दोबारा समझो, वापस समझना, ऊपर आ जाओ, तुम लोग को समझाना पड़ेगा। देखो इधर, जैसे मान लो आपको इस एटम का स्टडी करना है, ये ओरिजन है, ओरिजन से ये एटम रखा हुआ है r डिस्टेंस पर। टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन ये बात बोलता है कि इस एटम के आसपास बहुत सारे एटम्स हैं क्योंकि वो टाइटली बाउंड है, तो ये इनर मोस्ट के लिए काम करता है। बेसिकली टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन जो होता है ना, वो इनर मोस्ट एटम के लिए काम करता है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए काम करता है जो न्यूक्लियस से बाउंड होता है। अब इस एटम के ऊपर या इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब इनर मोस्ट टाइट बाइंडिंग है, तो आसपास और भी बहुत सारे एटम्स होंगे, ये वाला एटम है, ये वाला एटम है, ये वाला एटम है। तो टाइट बाइंडिंग ये बात बोलता है कि बहुत सारे एटम्स का इफेक्ट होता है, और ये सारे एटम्स जो है वो जे एटम कहलाते हैं। जैसे जे बराबर 1 है, जे बराबर 2 है, जे बराबर 3 है, जे बराबर 4 है, तो इनके ऊपर इनका इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट मैंने शो कर रखा है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है ना। ब्लॉक की बात बोलता है कि ये होता है फंक्शन, पीरियोडिक पोटेंशियल होता है एटम के अंदर। इस पोटेंशियल के अंडर में मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जैसे मान लो आप इस इलेक्ट्रॉन का स्टडी कर रहे हो या इस एटम का स्टडी कर रहे हो, तो इस एटम के ऊपर इसका भी इफेक्ट होगा, इसका भी इफेक्ट होगा, इसका भी इफेक्ट होगा।
ये पोटेंशियल और कुछ नहीं होते, ये पोटेंशियल एटम डेवलप करते हैं। मतलब यहाँ पर एक एटम अवेलेबल होगा, इसकी वजह से एक पोटेंशियल आएगा, यहाँ पर एक एटम होगा, उसकी वजह से एक पोटेंशियल आएगा, यहाँ पर एक एटम होगा, उसकी वजह से एक पोटेंशियल आएगा। तो जिसका आप स्टडी कर रहे हो ना, उनके बीच बीच में ये और भी एटम्स अवेलेबल है जो पोटेंशियल डेवलप कर रहे हैं, और ये होता है पीरियोडिक फॉर्म में। अब ये होता है कैसे, वो समझो। जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल, तो ये Na है, ये Cl आ गया, फिर Na आ जाएगा, फिर Cl आ जाएगा, तो ये वन बाय वन चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आपके एटम्स हैं ये पोटेंशियल डेवलप करते हैं, ठीक है ना, और यही कहलाता है पीरियोडिक पोटेंशियल, और इनका भी इफेक्ट होता है। इसलिए मैंने दोनों इफेक्ट को शो करने के लिए आपके पास में दो बना दी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 ड्यू टू द टाइड बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन, एंड इक्वेशन नंबर 3 ड्यू टू द पीरियोडिक पोटेंशियल। अब अगर आप इसका निकालोगे एवरेज एनर्जी, मान लो दोनों का आपको निकालना है एवरेज एनर्जी मान लो, तो यहाँ पे आ जाओ नीचे। सो द एवरेज एनर्जी इज, सो द एवरेज एनर्जी is equal to psi L H psi j अपॉन psi L, क्योंकि दो तरह के एटम्स का इफेक्ट हो रहा है। मे बी वो दोनों एटम्स एक ही हो, मे बी वो अलग अलग हो। तो एक चीज समझना, जेथ एटम और एल्थ एटम सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। जेथ एटम वो है जो नियरली इलेक्ट्रॉन है, जो नियरली एटम है, और एल्थ एटम वो है जो पीरियोडिक पोटेंशियल के अंडर वाला है, जब जो जिस मतलब अगला पीरियड जहां पर आ रहा है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जो जेथ एटम है, मतलब ब्लॉक के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, वही एल्थ हो, वही टाइड बाइंडिंग के अकॉर्डिंग हो। तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, और ये सेम होनी ही चाहिए वैसे तो, क्योंकि नियरली है तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम ही होंगे। सो हियर अगर वो सेम हो जाएंगे ना, तो ये जो नीचे वाला फैक्टर बन हो जाएगा, जिसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हियर। और वो अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको क्या लिखता हूँ, मैं एन लिखता हूँ। सपोज इसको एन लिख दिया, और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो, इसको 5 नाम दे दो, ठीक है। और अगर इसको आप सोल्व करेंगे, साइन एल एच और साइन जे को आप जब सोल्व करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ, ये एल वाला एटम है जिसकी पोजीशन आर एल पर अवेलेबल है, और ये जे वाला एटम है जो जे पोजीशन पर अवेलेबल है, और ये सिंपली हो जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। यहाँ पर एच को हम क्या बोलेंगे, हियर देखो आपको एनर्जी निकालना है, इसलिए एच हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर होगा, जिसे हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सो एच इज सिंपली लाइक हैमिल्टोनियन corresponding to the potential corresponding to the potential VR। तो VR के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। नाउ हैमिल्टोनियन है तो ऑब्वियस सी बात है, हैमिल्टोनियन की एक वैल्यू होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m, मतलब पी स्क्वायर अपॉन 2m ही होता है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 7। नाउ इसको अगर आपको सोल्व करना है, क्योंकि ये VR के अकॉर्डिंग है, तो आपको करना पड़ेगा कि अभी आप लोग फिलहाल के लिए एक चीज याद रख लो, फिर आप लोग बाद में भी काम में लेंगे इस चीज को। सो एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग, इक्वेशन नंबर 7 में आप एक काम कर सकते हो, एडिंग एंड
सबट्रैक्टिंग वी आर वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर वी गेट। जैसे आप ये करोगे तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डेल टू प्लस वी आर। ठीक है ना, ये वी आर तो प्योर क्रिस्टल के लिए है, और हमने जो टर्म ऐड करनी है वो है उसके इफेक्ट वाली टर्म। मान लो ये वाली टर्म, ये इफेक्ट दर्शाती है कि टाइट बाइंडिंग के अंदर जेथ एटम का इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो पोटेंशियल है वी आर माइनस आर जे, ये टर्म आपको बताएगी कि उसके अंदर ना टाइट बाइंडिंग के अंदर इफेक्ट हो रहा है। अब इसमें एक टर्म को हम लोग थोड़ा सा मान लेते हैं, सो लेट वी आर माइन, क्योंकि मुझे काम है इससे और इससे, क्योंकि मेरा पोटेंशियल जो है ना वो यही है। कौन सा पोटेंशियल है मेरा, आर माइनस आर जे, क्योंकि इफेक्ट है ये टाइट बाइंडिंग का। तो वी, अब ये जो दो टर्म बची ना मेरे पास, इसको कुछ मानना पड़ेगा। तो वी आर माइनस आर जे सिंपली लाइक, इसको वी डैश मान लो आप, लाइक वी डैश आर माइनस आर जे, इक्वेशन नंबर जो भी आप देना चाहो, ठीक है। अब ये है क्या वी डैश, ये समझना आप लोग। वी आर तो प्योर क्रिस्टल के लिए है, और वी आर माइनस आर जे क्या चीज है, पोटेंशियल ऑफ जेथ पोजीशन, पोटेंशियल ऑफ जेथ पोजीशन एटम। ठीक है ना, और ये क्या चीज है, वी आर डैश माइनस वी डैश आर माइनस आर जे। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ क्रिस्टल एक्सेप्ट जेथ एटम, जेथ को हटाने के बाद में। क्यों एक्सेप्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये टोटल है, टोटल में से आपने अगर जेथ वाला हटा दिया तो क्या बचेगा, जेथ के अलावा जो बचेंगे वो एक्सेप्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ क्रिस्टल, क्योंकि ये कंप्लीट क्रिस्टल का पोटेंशियल है, दिस इज द होल पोटेंशियल ऑफ द क्रिस्टल, ये पूरे क्रिस्टल का पोटेंशियल है। अगर इसमें से आप जेथ वाला पोटेंशियल हटा दोगे तो क्या बचेगा, पोटेंशियल ऑफ क्रिस्टल एक्सेप्ट जेथ एटम, एक्सेप्ट जेथ एटम। ठीक है, सुना। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट क्रिस्टल की बातें करेंगे, और कंप्लीट क्रिस्टल की बातें करते वक्त बहुत सारे उसके अंदर होते हैं एटम्स। जब बहुत सारे एटम्स होंगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 8 को आप जब 6 में प्रूफ करोगे, 8 की वैल्यू को आपको 6 में प्रूफ करना है, और इसी के साथ में आपको नीचे वाले फैक्टर्स भी ऐड करना है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे नॉर्मली, नाउ यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 8, नाउ यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 8, नाउ यूजिंग 6 एंड 8, तो 8 को फॉलो करो आप लोग, तो क्या हो जाएगा, साइन एल एच और साइन जे, इट जस्ट इक्वल टू द इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपके पास में जे भी वेरी कर रहा है और यहाँ पर एल भी वेरी कर रहा है, दोनों वेरी कर रहे हैं। आ जाओ देख लो ऊपर, देख लो यहाँ पर लगा हुआ है ना इंटीग्रेशन, आ जाओ नीचे। तो देखो ये ब्लॉक फंक्शन है, ये क्या चीज है, ब्लॉक फंक्शन है। इसकी वैल्यू कहाँ से लिखोगे आप लोग, यहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है ना, तो आप लोगों ने 3 का भी यूज किया है, याद रखना, 3 का यूज कर लो आप लोग। ठीक है ना, एंड 3, तो जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वो स्टार फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो कॉम्प्लेक्स में आयोटा का क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, और एल
फॉर्म करेगा तो एल आ जाएगा, और ये स्टार फॉर्म में लिख दो तो ये हो जाएगा आर माइनस आर एल। ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, आर माइनस आर एल, और यहाँ पर लिखोगे हैमिल्टोनियन, उसकी वैल्यू क्या है, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू प्लस वी आर माइनस आर जे प्लस वी डैश आर माइनस आर जे, और फिर बाद में वेव फंक्शन आ जाएगा जे फॉर्म का, तो आयोटा के आर जे एंड साइन आयोटा 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 एक्सपोनेंशियल के आर जे एंड साइन आर माइनस आर जे वॉल्यूम इंटीग्रल। ये जो आप लिख रहे हो ना, ये वाली चीज, ये जो चीज होती है ना, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस्ड बाय जे पोजीशन, ये मैंने जो लिखा है ये किसका लिखा है मैंने, वो वेव फंक्शन है ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इन्फ्लुएंस्ड बाय जेथ पोजीशन। ठीक है, ये बात तो थी मेरे पास। और ये मैंने क्या लिखा है, ये पूरा वेव फंक्शन जो लिखा है जेथ के अलावा जो बचे उनके द्वारा है ये। सो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल पोजीशन, इन्फ्लुएंस्ड बाय influenced by all position except J। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई। अब आगे देखो, इसको आगे सोल्व करें। यहाँ पे ना ये चीज अलग है और ये अलग है, तो इनको अलग अलग ब्रैकेट को खोल लो। एक बार तो आप वेव फंक्शन को इसके साथ ले लो, आगे वाले के साथ, और एक बार तो जहाँ पे बन जाएंगे दो इंटीग्रेशन, क्योंकि दो चीजें अलग अलग है हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा नॉर्मली, जब मैं इन दोनों को अलग अलग करूंगा मान लो, तो ये अलग अलग क्या हो जाएंगे, साइन एल एच, और ये हो जाएगा साइन जे। दिस इज द इंटीग्रेशन जो जे और एल को वेरी करवा रहा है। और एक्सपोनेंशियल आप लिख सकते हो यहाँ पे, जब मैं इस एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर को इसमें ऐड करूंगा ना मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा गुणा में घर जुड़ती है, मतलब ऐड हो जाएगी पावर्स, तो कितना हो जाएगा आर जे माइनस आर एल। इनको मैंने ऐड कर दिया, इस वाली पावर को और इस वाली पावर को ऐड कर दिया। वेव फंक्शन में क्या फर्क रहेगा, केवल इसका साइन स्टार रहेगा, आर माइनस आर एल रहेगा यहाँ पे, बीच में आएगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m जो मैंने अलग किया है, डेल टू प्लस वी ऑफ आर माइनस आर जे, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ आर माइनस आर जे। ठीक है, और ये डीवी, एक इंटीग्रेशन तो अलग हो गया, दूसरा भी सिमिलरली हो जाएगा, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा के लाइक दिस, ये हो जाएगा साइन स्टार। बस अब यहाँ पे टर्म जो आएगी वो चेंजेबल होगी बस, वी डैश, और ये हो जाएगा आर माइनस आर जे, और ये क्या है साइन आर माइनस आर जे डी।
अब इनको सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 9 में, बारी बारी सोल्व करेंगे पहली टर्म को और सेकंड टर्म को। पहली टर्म की जब बात आएगी ना, तो इन इक्वेशन 9 वी हैव लाइक एच साइन बराबर ई साइन, ऐसा ही तो है कुछ, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। तो ये एच ही तो है मेरे पास, ये क्या है, दिस इज द एच, दिस इज द हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो वी कैन राइट इट नाउ। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 प्लस वी ऑफ आर माइनस आर जे, दिस इज द हैमिल्टन ऑपरेटर। और ये जब इस पर ऑपरेट होगा ना, इस वाली चीज पर, किस पर ऑपरेट होगा ये, साइन आर माइनस आर जे पर, तो एक एनर्जी आइगन वैल्यू देगा आपको, जिसे मैं ई नोट बोल दूंगा, विच इज द एनर्जी आइगन वैल्यू। और वेव फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज आइगन वैल्यू इक्वेशन है इसलिए, ठीक है ना। ये जो मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे ई नोट को बोल दूंगा मैं एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड जेथ एटम। एक मिनट वेट करना थोड़ा सा यार, लैपटॉप की चार्जर लगा दूं मैं। ठीक है, अब आगे देखो, ई नोड को मैं क्या बोल दूंगा, ई नोड को बोल दूंगा ई नोड इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड जेट सिस्टम, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड जेट सिस्टम, ठीक है ना। इसके बाद एक चीज समझना आप लोग, फर्दर सिंस ओवरलैपिंग, अगर मान लो इसको आप ओवरलैप कर देते हो तो उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। फर्दर सिंस ओवरलैपिंग इज वेरी स्मॉल, मान लो इसकी ओवरलैपिंग बहुत कम है, इज वेरी स्मॉल, so we may neglect, so we may neglect all other terms, all other terms except L बराबर J, क्योंकि दोनों एटम अगर सेम है तो फिर वो छोड़ना पड़ेगा आपको, बाकी सब नेगलेक्ट कर दो। L बराबर J टर्म्स, ठीक है, इन द समेशन, इन द समेशन, समेशन में जो हम लोगों ने काम में लिया ना, I बराबर J, आप देखो यहाँ पे मैंने समेशन लगाया था ऊपर की तरफ वेव फंक्शन में, तो इसके अंदर वही टर्म आपको काम में लेनी है जो L बराबर J वाली है, वरना ओवरलैपिंग हो जाएगी और फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल। तो हमारे पास ये हो जाएगा बेसिकली, एक काम करोगे आप लोग, ये जब मैंने इस पर ऑपरेट किया तो क्या आया, एनर्जी आइगन वैल्यू ई नोट आ गई, ठीक है। और अगर मैंने आई बराबर जे कर दिया, तो आई बराबर जे करते ही आर जे से आर एल जो है वो कट जाएगा और एक्सपोनेंशियल के अंदर जीरो आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल में जीरो आने का मतलब है कि इस फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, वन हो गया, इस फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया, वन हो गया। और ये अगर वन हो गया तो फाइनली मैं इसका क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे आ जाओ नीचे। सो फाइनली वी हैव जे बराबर एल हो चुका है आपकी बार, तो यहाँ पर केवल जे बच गया और यहाँ पर केवल कितना बच गया, साइन स्टार, यहाँ पर बच गया आर माइनस आर जे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को तो मैंने हटा दिया,
और एच की जगह मैंने ई नोट लिख दिया क्योंकि हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन अवेलेबल है। और ये हो जाएगा आर माइनस आर जे और सिंपली डी वी। और इसको मैं फाइनल लिखता हूँ एवरेज ऑफ ई। ये किसका फॉर्मूला है? एवरेज ऑफ ई का। ठीक है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर आई बराबर जे पुट किया है। जस्ट यहाँ में लिख दे रहा इन फर्स्ट टर्म, इन फर्स्ट टर्म आपने क्या किया? आई बराबर जे पुट किया है, बस और कुछ भी नहीं किया। सेकेंड टर्म को कुछ मत करना, सेकेंड टर्म वही की वही है। सेकेंड टर्म मतलब कि ये वाली टर्म, नीचे वाली टर्म, इसको कुछ मत करना। केवल फर्स्ट टर्म में मैंने क्या किया? आई बराबर जे पुट किया है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे ऊपर। ये इक्वेशन नंबर 10 हो गया। अब 10 से वैल्यू 9 में पुट कर दो। तो जैसे आप 9 पुट करोगे तो 9 के अंदर पुट करते, 9 में क्या है हमारे पास? 9 में मुझे इसका वैल्यू निकालना है। दिस इज द 9 नंबर इक्वेशन। तो यहाँ पे मुझे समेशन ऑफ साइन एल एच साइन जे का वैल्यू निकालना है। सो मुझे ये निकालना पड़ेगा, दैट इज साइन एल एच और साइन जे, यही तो निकालना है मुझे। बराबर कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट टर्म है, और सेकंड टर्म में कोई छेड़छाड़ मत करना। सेकंड टर्म वही का वही है, आयोटा के और आर जे माइनस आर एल, और वही का वही टर्म है साइन स्टार आर माइनस आर जे आर एल और वी डैश आर माइनस आर जे, और ये साइन आर माइनस आर जे डी वी। ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या पोटेंशियल है, ये आपको याद होना चाहिए। पोटेंशियल ऑफ एटम्स ऊपर लिखवाया था मैंने, ये इसकी डेफिनेशन, एक्सेप्ट जेथ एटम। मतलब जेथ एटम को हटाने के बाद में सबका पोटेंशियल है। इक्वेशन नंबर, इसको नंबर 11 नाम दो। अब 11 से और 5 से वैल्यू आप 4 में रख दो। हमारे पास 5 कौन सी है? इधर आ जाओ, ये रही। ये 5 नंबर इक्वेशन है, इसमें साइन एल है, और 11 नंबर में ये वाला वैल्यू है, इसमें 5 नंबर में है। तो 5 नंबर से और 11 नंबर से वैल्यू आप लोग 4 नंबर में पुट कर दो, तो आपको ये एवरेज एवरेज निकल जाएगी यहाँ से ना। कैसे करोगे? आ जाओ नीचे। सो पुट द वैल्यू फ्रॉम 5 एंड 11 टू द 4 number. So we have average energy is just equal to the 1/n, और ये हो जाएगा हमारे पास E नोट प्लस और ये हो जाएगा आर जे माइनस आर एल एंड द इंटीग्रेशन ऑफ जे एंड एल आर माइनस आर एल एंड वी हैव वी डैश। हम स्टडी किसका कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन या उस एटम का जो आर पोजीशन पर है। ये जो आर एल और आर जे है ना, ये तो अदर एटम्स हैं जिनका इफेक्ट हम देख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आर माइनस आर जे और डी बी। अब अगर मैं एक अजम्पशन लगाऊं, मान लो इसमें क्या है, एक लफड़ा पड़ता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाला है। तो यहाँ पर मुझे कुछ कांस्टेंट मानने पड़ेंगे। अब वो कांस्टेंट क्या होंगे देखना। फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर सिंप्लीफिकेशन if we assume two parameter टू पैरामीटर, ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए माने मैंने, ये समझने पड़ेंगे आपको बस। एल्फा एंड गामा ऐसे मान लेते हैं हम लोग। अब एल्फा का मतलब क्या है पहले वो समझो। एल्फा यहाँ पर है ना, एक एटम है, एटॉमिक फैक्टर है। इसका वैल्यू होता है -1/n एंड साइनोड स्टार आर
ठीक है, और वी आर माइनस वी नोड आर, और ये हो जाएगा साइन नोड आर। समझ में आया क्या माना मैंने? ये तब माना जब इक्वेशन नंबर जो 12 है, ये इक्वेशन नंबर 12 है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 12 में एल बराबर जीरो ले लूँ और आर जे बराबर जीरो ले लूँ, तो इस स्थिति में जो आपकी इक्वेशन नंबर 12 होगी ना, वही मैंने अल्फा मानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एल बराबर जीरो ले लिया और इसको आपने ले लिया ओरिजिन पे, जैसे आर एल को आपने जीरो ले लिया, ठीक है, और ये भी अगर ले लो ओरिजिन पे, क्योंकि आपने एल बराबर जीरो लिया है तो ये भी ओरिजिन पे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली एक्सपोनेंशियल टर्म गायब हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये कितना हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा ओरिजिन पे, क्योंकि नोड लगाया हुआ है ना आपने, इसलिए, और ये भी ओरिजिन पे लिया है तो फिर ये भी नोड लगाया हुआ है, तो अल्टीमेटली इक्वेशन नंबर 12 कन्वर्ट हो जाएगी अल्फा के अंदर। अगर ऐसा मान लें तो यहाँ पर नेगेटिव साइन माना हुआ है, इसका मतलब ये होता है नेगेटिव साइन का कि मैं अब इक्वेशन नंबर 12 में नेगेटिव लगाने वाला हूँ। तो ये आप याद कर लो एक बार अल्फा को, कि अल्फा ऐसा होता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं गाँव ई नोड को कांस्टेंट रखना है, ई नोड में कोई डिफरेंस मत करना, क्योंकि ई नोड तो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर लिखना है आपको। 1/n जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसमें दो तरह के फैक्टर आएंगे। एक तो वो फैक्टर आएंगे जो ओरिजिन पे होंगे, और एक वो फैक्टर होंगे जो ओरिजिन पर नहीं होंगे, जिन्हें मैं गामा मानूंगा। इधर देखो गामा क्या होगा, यहाँ पर दूसरा फैक्टर गामा मानना पड़ेगा आपको। गामा इज इक्वल टू -1/n इंटीग्रेशन। अब ये गामा उनके लिए होगा जो ओरिजिन पर नहीं होंगे, जिसे मैं क्या बोल दूंगा, सिंपली r माइनस आर एल, एल्थ एटम के लिए। तो यहाँ पर इसको एल के लिए कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो भी छेड़छाड़ करनी है वो जे के साथ करनी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइनोड आर। अब देखो मैंने जे को जीरो कर दिया, यहाँ पर एल्थ एटम रखा और जे को जीरो कर दिया, तो जे को जीरो करते क्या हो गया, ये वाला फैक्टर जीरो हो गया, बाकी किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी मैंने। ठीक है ना? बाकी सब वही का वही है। इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, ये मैंने किया है मानने के लिए, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा। सो वेयर आर एल connects the atom, where RL connects the atom at the origin with nearest neighbor atom, with nearest neighbor atoms, that is nth atom। ठीक है। देन इक्वेशन 12 कैन बी रिटर्न एज, देन इक्वेशन 12 कैन बी अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम अल्फा को ये मान लें, गामा को ये मान लें, तो 12 कैसी बन जाएगी, ई नॉट तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ो एक बार। ठीक है, तो इक्वेशन 12 ऐसी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट, इसको छोड़ दो, माइनस अल्फा जो जेथ एटम के लिए है, माइनस गामा जो जेथ के अलावा है, और बाकी जो बचे हुए एटम से वही हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के डॉट आर। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज आप समझोगे तो टाइम लग सकता है, इसलिए आप लोग इसको एक बार याद कर लो कि अगर मैं जेथ एटम के अलावा बात करूंगा जो ओरिजिन पे है, तब तो यहाँ पे अल्फा मान लूंगा, और अगर एल लूंगा तो ये गामा मान लूंगा। इसके बहुत सारे पार्ट होंगे इस वाली इक्वेशन के, तो इसके 3 पार्ट डिवाइड कर दिए मैंने। पहला पार्ट तो कांस्टेंट एनर्जी का है, दूसरा पार्ट जो है वो पार्ट है अगर आपने ओरिजिन पे लिए हुए एटम्स, तीसरा पार्ट वो पार्ट है जो ओरिजिन पे नहीं लिए हुए हैं, और चौथा पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट कहलाता है। सो अल्फा एंड गामा आर
alpha and gamma are positive quantities as perturbation terms. परटर्बेशन मतलब डिस्टर्बेंस, किसका डिस्टर्बेंस? बाकी अदर एटम्स का। तो उसकी जो टर्म होगी वो कौन सी होगी? परटर्बेशन टर्म्स वी डैश आर माइनस आर जे, ये वो टर्म है जो परटर्बेशन जनरेट कर रही है। इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, और ये जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है। सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, सो it is observed that the energy E, the energy E is decreased or is decreased or differ from the energy of electron, from the energy of electron in the free atom, in the free atom। क्योंकि फ्री एटम में अगर होता तो ये एनर्जी होती, बट आपके पास एनर्जी ई आ रही है जो कि फ्री एटम की एनर्जी से कुछ अलग है। ठीक है, कम है, मतलब पर्टर्बेशन की वजह से हुआ ये सब। और किसका पर्टर्बेशन? उस पोटेंशियल का पर्टर्बेशन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वेव प्रोपगेशन फैक्टर की, वेव प्रोपगेशन फैक्टर की अगर बात करूं मैं, तो अगर वो थ्री डायमेंशन में अवेलेबल है आपका पार्टिकल, और तीनों दिशाओं में अगर पोटेंशियल अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाएगा? के एक्स आई केप, के वाई जे केप और के जेड के केप। ठीक है, यहाँ पर ए जो है वो लैटिस वेक्टर कहलाता है फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस। इफ ए इज द लैटिस वेक्टर फॉर a simple cubic lattice, for a simple cubic लैटिस, तो ये इसका जो वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर, वो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए एल आई के प्लस माइनस ए एल जे के, क्योंकि आपका पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, ए एल के। तो तीनों दिशाओं में उसका वेक्टर क्या हो जाएगा? ए एल आई के, ए एल जे के, ए एल के। ठीक है ना। सो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दो इस जगह, इक्वेशन नंबर 13 में। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 13, now from equation 13, from 13 लास्ट में क्या हो जाएगा मेरे पास? ई बराबर हो जाएगा ई नोट माइनस एल्फा माइनस गामा। अरे माइनस नहीं आएगा यार, गड़बड़ कर दी मैंने, ये माइनस नहीं मल्टीपल है, दिस इज द मल्टीपल। ठीक है ना, एंड दिस इज ऑल्सो मल्टीपल। तो यहाँ पर ये इसके मल्टीपल में होगा, मल्टीपल ऑफ समेशन ऑफ एल एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा, what is it? That is I केप के एक्स प्लस जे केप के वाई, मतलब डॉट प्रोडक्ट है ना, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, आप तो डॉट प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब के एक्स ए एल प्लस
के वाई ए एल प्लस के जेड ए एल, ये कर दो मल्टीप्लाई सिंपल, ठीक है। और ये प्लस माइनस की फॉर्म में है, प्लस माइनस, क्योंकि आपका एटम कहीं भी आ सकता है ना, प्लस में माइनस में। तो अगर मैं एक्स की वेक्टर, एक्स वाली बात अलग लिखूंगा, वाई वाली बात अलग और जेड वाली बात अलग, तो तीनों बातें अलग अलग लिखने के लिए एक और चीज करना पड़ेगा आपको एक्स और वाई जेड के लिए, और वो क्या हो जाएगा, ई नोड माइनस एल्फा माइनस गामा एंड सिंपली लाइक समेशन ऑफ एल, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस वाली डायमेंशन के लिए के एक्स ए एल प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस का के एक्स ए एल। इसी प्रकार से समेशन ऑफ एल, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा के वाई ए एल प्लस के लिए, और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा के वाई ए एल माइनस के लिए। इसी प्रकार से जेड में हो जाएगा के जेड ए एल और माइनस का आयोटा के जेड एल। अब आपको कोस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, कोस थीटा बराबर, उसी को लिख दो यहाँ पे, सो ई नोट बराबर माइनस का अल्फा माइनस गामा, ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर भी टू आ जाएगा, यहाँ पर भी टू आ जाएगा, तो टू बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा कोस समेशन के एक्स ए एल प्लस कोस के वाई ए एल प्लस कोस के जेड ए एल। खत्म काम, यही तो आपसे पूछा हुआ था, यही तो उसकी एनर्जी थी डायरेक्ट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन की, जो एनर्जी से डिफरेंट थी, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट कि उसकी एनर्जी आपको प्रूफ करनी है, और यही आपके एग्जाम में आता है कि ये प्रूफ करो एनर्जी, ठीक है।